एक लंबे समय पहले एक गांव में सुरेश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पे वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना, तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पे आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना के ले आना। जी अभी लाई। ये कह के गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के वहां लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तुमने ठीक कहा, हम वाकई ही सही समय में आए हैं, वरना इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितने भी बार बनाती है मैं उन्हें उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे ने। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती तो पक्का दुकान लगा देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूंगा तो सभी वही आके खाएंगे और उन्हीं स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। ये एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी उसी विचार के बारे में सोचते रहता है। तब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं। उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना है ना कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे। तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह इस गांव के सारे लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बना के बेचेंगे, लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह गर्व की बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो ही हम ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, अब अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद व्यापार शुरू करने के लिए नहीं मानेगी और मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के ही अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बना के बेचेंगे। और ऐसे ही वो बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री लेकर आता है और अगले दिन नरेश उनका दुकान शुरू करके उसकी बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना उसके पति के बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान आते हैं और वड़ा पाव लेके उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उस रात को जब बैठ के वो आए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज्यादा पैसे तो हमने कमाया है। क्या सच में? अगर हमने ऐसे ही इसे बरकरार रखा ना तो जल्द ही हमारा बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा कीर्तना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले ही दिन उतने पैसे देख पति पत्नी दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही वो हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बना के उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी और के दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है। और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्व में डूब जाता है और बाकियों को भी
वही बातें सुनाते रहता है। उस दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव लाकर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए वो उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। उसके पैसे ना लेने के कारण सभी वहाँ आके उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद सबको जब सुरेश की कमजोरी का पता लग गया तो वो वड़ा पाव मंगा के उसे खा के पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात करना शुरू करते थे। सुरेश उनके बातों में पड़ के गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था और कुछ देर बाद वो लोग वहां से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होता है और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने उसका फायदा उठाया, इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये काफी है। अब से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश रहते हैं। भुट्टे वाला। एक गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन 3 दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना। तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य 2 महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुईं और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफजूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए। तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा
कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो। आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे, मेरे पास विचार है। हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं। हम 3 प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं। एक कच्चे, फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य 2 महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6,000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। भूमेश्वर नामक गांव में याकूब नामक एक टोकरी वाला रहता था। याकूब बचपन से ही अपनी माँ को टोकरी बनाने में मदद करते खुद बनाना सीख गया था। उसकी माँ का बीमारी के कारण देहांत हो जाने के बाद अकेले टोकरी का व्यापार चला रहा था। एक दिन में 25 से 30 टोकरी बनाने का सामर्थ्य बन गया था। हर रोज जंगल में जाकर टोकरी बनाने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करके उनको दुकान ले जाके अपना काम शुरू करता था।
जितने कर सकता था उतने टोकरी बना के बेचता था। आए हुए आमदनी से घर के लिए जरूरी चीजें खरीद कर बचे हुए पैसों को 2 अलग अलग पेटियों में इकट्ठा करता था। ऐसे ही एक दिन जब याकूब अपने दुकान में काम करते व्यस्त था, एक 13 साल का बालक वहां पे आके याकूब से भीख मांग रहा था। भैया 2 रुपए, बस 2 रुपए दीजिए भैया। बच्चे को ऐसे देख याकूब उसको 2 रुपए देता है। अगले दिन हर रोज की तरह जब याकूब अपने ही काम में मग्न था, तो कल जो बालक आया वही बालक वापस आके उसे भीख मांग रहा था। ऐसे उसका रोज आना देख याकूब पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे हर रोज क्यों भीख मांग रहे हो बेटा? मेरा नाम वासु है भैया, ऐसे भीख मांगने से ही मुझे खाना मिलती है भैया। अरे रे, अच्छा ठीक है, हर रोज खाना मिलने के उपाय है मेरे पास, बताओ तुम्हें। वो क्या है भैया? मैं तुम्हें टोकरी बनाना सिखाऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिन में 3 बारी खाना भी दूंगा। मेरे साथ रहते हुए काम करोगे? माँ बाप के ना होने पर और 3 बारी दिन में बिना भीख मांगे खाना मिलने की खुशी में वासु याकूब के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता है। और उस दिन से हर रोज वासु भी याकूब के साथ दुकान जाना शुरू करता है। याकूब को टोकरी बनाने में मदद करते हुए काम सीख लेता है। केवल इसी में नहीं, बल्कि याकूब को खाना बनाने में भी मदद करता था। ऐसे ही हर काम में वासु याकूब के लिए एक सहारा बन गया था। एक दिन याकूब और वासु टोकरी को बनाने के चीजें लाने जंगल जाके लौट रहे होते हैं। याकूब अपने सिर पे लकड़ियों को उठाता है और वासु अपने हाथ में बाकी चीजें उठाता है। कच्चा रास्ता होने के कारण उसमें बहुत गड्ढे होते हैं। याकूब अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। याकूब को नीचे गिरे हुए देख वासु परेशानी में मदद के लिए इधर उधर देख के चिल्लाता है। एक रिक्शा मिलने पर उसमें याकूब को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर याकूब की चिकित्सा करने के बाद उसके कमरे में आके कहते हैं, याकूब का बायां हाथ टूट गया है, उसे लगभग 6 महीने आराम की आवश्यकता है और उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे सख्ती से आराम कराना चाहिए। याकूब को हॉस्पिटल से लेके आने के दिन से हर रोज वासु उसका बहुत ख्याल रखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि याकूब जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। बचाई गई सभी पैसे याकूब के अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, घर के बिलों पर खर्च किए जाने पर और सारी बचत सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाने पर उन दोनों को पता नहीं चलता है कि आगे क्या करें। मैं वापस काम शुरू कर देता हूँ, हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। आपकी चिकित्सा को हुए कम से कम 2 महीने भी नहीं हुए पूरे। जब तक आप 6 महीने तक आराम नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहकर वासु घर के बाहर आकर सोचता है, हमें याकूब जी के दवाइयों और घर के बिल के लिए पैसे चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। उसी समय पर उसको अपने घर के सामने 4 बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो देख वासु, मुझे भी याकूब जी ने भीख मांगने की स्थिति से टोकरी बनाने की स्थिति तक ले आए, उसी तरह मैं इन बच्चों को टोकरी बनाना सिखाऊंगा और इनका मदद करूंगा। तब इससे हमें पैसे मिलेंगे और हम याकूब जी के लिए दवाइयाँ ले सकेंगे। ऐसे सोचकर वासु उन बच्चों के पास जाता है। ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? बिना भीख मांगे तुम्हें हर रोज खाना मिलने का उपाय मेरे पास है, मेरे साथ आओगे? 3 बारी खाना खाने की आशा में बच्चे वासु का कहना सुनकर आते हैं और टोकरी बनाना सीखने के लिए आते हैं। वासु उनको सिखाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, मगर वो बच्चे श्रद्धा नहीं होने पर सीख नहीं पाते और अंत में उन्हें सिखाने के दौरान वासु खुद कुछ टोकरियां बनाता है
और जो पैसे उससे मिलता है उसे बचाता था। ये सब देख के वो बच्चे कोई ना होने के समय पे आके वो पेटी खोल के पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। हर रोज की तरह जब वासु दुकान खोलने आता है तो देखता है कि दुकान पहले से ही खुली हुई है। अंदर किसी के ना होने पर परेशान होता है और अंदर जाता है। पैसों के पेटी थोड़ा खुला होने के कारण वो उसे पूरी तरह से खोलता है और उसे खाली देख के वो घबरा जाता है। फिर वो समझता है कि निश्चित रूप से उन 4 बच्चों ने ही लालच के कारण पैसे चुराए होंगे। वो हर जगह उन्हें खोजता है, सभी गलियों में, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे थे। इसके साथ वो घर लौटता है, बहुत निराश होते हुए। रोते हुए घर आए वासु को देख, क्या हुआ वासु, क्यों रो रहे हो? गलती हो गई याकूब जी, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ वासु, ये तो बोलो। और वासु याकूब को सब कुछ बताता है। रोना मत वासु, तुमने एक अच्छी सोच से उनकी मदद करने की कोशिश की और पैसों के लालच में वो लोग चोरी करके भाग गए। इसमें गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। अच्छे लोगों को अच्छा ही होता है। ऐसे वासु को याकूब ने समझाया। याकूब के बचत के थोड़े पैसे वासु को देकर टोकरी बनाने की चीजें लाने कहता है। वासु के लाए चीजों से टोकरी बनाने में याकूब से जितना हो सके उतना मदद करता है और वासु को अपना साइकिल देके टोकरियां बेचने बाहर भेजता है। और ऐसे ही दोनों से जितना हो सके उतना काम करके पैसा कमा के खुशी से जीते हैं। इस कहानी का नैतिक है, ये जरूरी नहीं है कि गलत करने वालों से हम अच्छे से ना पेश आए। उनके बर्ताव से उनका स्वभाव पता चलता है और तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारा स्वभाव पता चलता है। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो?
मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में एक घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा,
आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है। और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है। मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा। तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं और वो भी इतने प्रकार के। बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उन पे बहुत आम आए हैं। अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी। मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगिनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजीवीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ। लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, 1 डजन बंगिनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, 1 डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के, आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है।